जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली फेंगजी के विंग्स पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। साथ ही वो मिस फैंग से मिलने के लिए अंडरग्राउंड मार्केट चला गया। यहाँ पर वो यान टियानशु को खत्म करके मिस फैंग की हेल्प करता है और वहीं पर मिस फैंग ने बदले में उसे अपना ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज करने की परमिशन दे दी। मगर उसी वक्त मियाओ और फेंगजी उसके पीछे लग गए। मियाओ को वाइड हेवन डिंग चाहिए थी और फेंगजी को अपने फेदर्स, लेकिन हानली बड़ी ही चालाकी से इन दोनों की ही फाइट लगवा कर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। उसके जाने के बाद पूरे आउटर सी में ड्रैगन्स उसकी तलाश कर रहे थे और जब उन्हें हानली नहीं मिला तब वो अपना सारा गुस्सा इंसानों पर उतारने लगे, जिससे सभी लोग हानली के नकली नाम यानी कि ली फेयू को कोसने लगे। सिवाय जिंग गोंगसुन की ये बंदी तो हर वक्त हानली के लिए प्रे करती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वेन टियानरेन को देख पाते हैं। गाइस, कुछ सालों पहले ही हानली से इसकी मुलाकात हुई थी। ये बंदा सिक्स पाथ के सेंट का सक्सेसर है, यानी उसकी पोजीशन का वारिस। वेल, इसने किसी इवल मैजिक आर्ट को प्रैक्टिस किया था और तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयानक डीमन आ जाता है, जिसे देखकर वेन टियानरेन जोर जोर से हंसने लगा और तभी उसे उसके मास्टर की आवाज आती है। वो कह रहा था, वेल डन, तुमने सबसे चालाक ब्लैक डीमन को समन किया है। फिलहाल तो ये उसकी विजुअल इमेज है, यानी कि मेन ब्लैक डीमन को समन करना अभी भी बाकी है। हालांकि तुमने अपने बेसिक टेक्निक को काफी अच्छे से मास्टर किया। अब तुमने जल्द से जल्द नेसेंट सोल लेवल पर एडवांस करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। जिस पर टियानरेन कह रहा था कि शायद नेसेंट सोल के लिए कल्टीवेशन की शुरुआत में जंग खत्म होने के बाद करूंगा। अभी भी स्टार पैलेस ने हमारे सामने हार नहीं मानी। जो सुनते ही उसका मास्टर भड़क गया। वो कह रहा था, मेरे साथ ट्रिक्स मत खेलो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसका तुम पर काफी ज्यादा बुरा असर होगा। तो टियानरेन कहने लगा कि भला मैं आपके साथ ट्रिक कैसे खेल सकता हूँ? आपने ही तो लाशों के ढेर से उठाकर मुझे एक नई जिंदगी दी। इतना ही नहीं, 100 सालों तक आपने मुझे ट्रेनिंग दी। आपकी टीचिंग की बदौलत ही तो मैं कल्टीवेशन में यहाँ तक पहुँच पाया। मुझे बचपन से ही पता है कि मुझे आपके एहसानों को चुकाना होगा और वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं नेसेंट सोल स्टेज पर पहुँच पाऊँ। जिस पर वो मास्टर कहता है, बहुत बढ़िया, अब इन बातों को हमेशा याद रखो। वैसे मैंने तुम्हें एक जगह ढूंढने का काम दिया था, क्या तुम उस लोकेशन को अभी तक ढूंढ नहीं पाए? जिस पर टियानरेन कहता है, मास्टर मैंने आउटर सी और इनर सी में मेरे लोग भेज दिए हैं और हाँ, इसमें मैंने काफी अच्छी प्रोग्रेस भी की, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें वो लोकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, अभी लोग किस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें अगले एपिसोड में डिटेल में पता चल जाएगा। सो अब टियानरेन का मास्टर से कह रहा था कि ठीक है, मैं तुम्हें मेरी क्लोज डोर ट्रेनिंग खत्म होने तक का वक्त देता हूँ, मगर तब तक तुम्हें उस जगह को ढूंढना होगा और हाँ, ये मत भूलो कि तुम्हें जल्दी नेसेंट सोल पर भी जाना होगा। जिस पर वेन टियानरेन कहने लगा कि मास्टर, ये सारी बातें मैं याद रखूंगा। अब टियानरेन के उस इवल कल्टीवेशन से बाहर आते ही उसकी सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बता रही थी कि आउटर सी का हमारा जासूस मर चुका है। उसके साथ साथ ही पफी क्लाउड सेक के एल्डर मियाहो की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई। जिस पर टियानरेन कहने लगा कि शायद तुम टियान शाओ की बात कर रही हो। वैसे भी वो एक नंबर का वाहियात इंसान था। वो इन कई सालों से मेलोडियस सेक की फीमेल कल्टीवेटर्स को काफी बुरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा था। और रही बात उस मियाहो की, तो वो भी एक नंबर का थरकी था। खैर, इन दोनों के मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इन दोनों को खत्म किसने किया। जिस पर वो बंदी बताती है कि डेप्थ आइलैंड के डिमोनिक बीस्ट ने उन पर अटैक किया था। गाइस, यहाँ पर वो फेंगजी के बारे में बता रही थी, क्योंकि उसी ने मियाहो की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। वो बंदी कहती है कि डीमंस ने पूरे आउटर सी में आतंक मचा के रखा है, शायद अब मेलोडियस सेक्ट भी खतरे में पड़ जाएगा और अब अगर इन डीमंस की वजह से मेलोडियस सेक्ट तबाह हो गया तो फिर हमारी आगे की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। जिस पर टियानरेन कहने लगा कि तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो फिलहाल मैं तुम्हें सैर पर ले जाऊंगा, जाओ जल्दी से जाकर मेरी कैरेज को तैयार करो। वही दूसरी तरफ हानली फेंगजी को चकमा देकर ट्रांसपोर्टेशन एरिक की मदद से काफी दूर पहुंच गया था। यहाँ आते ही उसने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए अपने ओल्डर फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया, यानी कि जो भी लोग उसकी तरफ देखेंगे वो उन्हें एक बूढ़ा कल्टीवेटर नजर आएगा। साथ ही साथ वो देख पा रहा था कि वहाँ पर कुछ और लोग भी टेलीपोर्ट हुए थे। वो एल्डर डिंग नाम के बंदे से पूछने लगे कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो बताए फिर हमारा क्या मिशन है। लेकिन एल्डर डिंग हानली को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, क्या तुम स्टारफॉल कोलिशन के मेंबर हो? इधर हानली सोच रहा था कि मेरे पास वेन टियानरेन का दिया हुआ टोकन है, शायद वो टोकन दिखाकर मैं इसे उल्लू बना सकता हूँ। हालांकि ये लोग मुझे थोड़े से टेढ़े लग रहे, लेकिन कोई ना, अगर ये मुझसे पंगे लेंगे तो मैं सीधे इन्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। और फिर वो वेन टियानरेन का दिया हुआ टोकन उस बुड्ढे को शो करता है, जो देख एल्डर डिंग कहने लगा कि अरे ये तो सिक्स पाथ के यंग मास्टर का टोकन है।
हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे काफी रूडली बात की थी। खैर मेरा नाम है एल्डर डिंग, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मगर तभी एक दूसरा बंदा कहने लगा कि यहाँ पर गप्पे मारने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये एक रिमोट आइलैंड है, यहाँ पर ऐसे तो कोई घुस नहीं सकता। जरूर से ये बंदा हमारी टीम का ही हिस्सा होगा, इसलिए हमें बस इतना बता दो कि हम यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए। आखिर वो बंदा है कौन जिसे ब्लैक सन सेक्ट के लोग एग्जीक्यूट करना चाहते? हानली को भी ये ब्लैक सन सेक्ट का नाम थोड़ा सा जाना पहचाना फील हो रहा था। और तभी एल्डर डिंग इन सबको युवान याओ की फोटो शो करता है। वो कह रहा था कि यही वो नागिन है जिसे हमें कैप्चर करने का ऑर्डर मिला है। दरअसल कुछ सालों पहले हमारे यंग मास्टर को इस बेसहारा लड़की पर दया आ गई, तो उन्होंने इसे अपनी मिस्ट्रेस बना लिया था ताकि उनके साए में महफूज रह पाए। मगर इस कमीनी लड़की ने हमारे यंग मास्टर की दया और रहमदिली के बदले उन्हें धोखा दिया। इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हमारे यंग मास्टर को बुरी तरह से घायल कर हमारे सेक्ट का ढेर सारा कीमती ट्रेजर चुरा लिया। ये लड़की कई सालों से छुप कर बैठी हुई थी, मगर हाल ही में हमारे सेक्ट ने इसे ट्रैक डाउन किया, साथ ही इसके एग्जीक्यूशन का फरमान भी जारी किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस धोखेबाज लड़की को कैप्चर करने में मेरी हेल्प कीजिए, चाहे फिर इसे पकड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हमने मिलकर इसे कैप्चर कर लिया तो हमारा ब्लैक सन सेक्ट आपको बेहतरीन रिवॉर्ड्स देगा। हानली को याद आता है कि युआन याओ ने इसी सेक्ट से चुराए हुए ट्रेजर का वॉइड हेवन हॉल के ट्रायल में यूज किया था, और इन्हीं ट्रेजर की मदद से वो इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच पाई। उतने में ही एक बंदा अपनी हेवी ब्लेड लेकर इनके पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि शायद तुम्हारा यंग मास्टर इस लड़की को अपनी कल्टीवेशन वेसल बनाना चाहता था, मगर वो लड़की इतनी ज्यादा शातिर निकली कि उसने उसे ही घायल करके तुम्हारा ढेर सारा ट्रेजर चुरा लिया। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि एल्डर डिंग को इस लड़की की वजह से पनिश किया गया। पहला ये चीफ थे और अब ये हॉल मास्टर हैं। जो सुनकर मास्टर डिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, वरना उस लड़की जैसी तुम भी वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाओगे। तभी एक तीसरा बंदा कहने लगा कि अरे हमने आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए, चलो जल्दी से बताओ कि वो लड़की है कहाँ पर, ताकि उसे कैप्चर करके हम जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा कर ले। इधर हानली को भी युआन याओ से मिलना था ताकि उससे थोड़ा सा 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क एक्सचेंज कर पाए। तो इन लोगों के साथ हानली भी युआन याओ को कैप्चर करने के मिशन पर रवाना हो गया। इनके वहाँ से जाते ही हम एक और बंदे को वहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए देख पाते हैं, जो कि लेट आने की वजह से हानली को इन लोगों के साथ जाने का मौका मिल गया था। इधर ये लोग इनर सी में मौजूद एक रिमोट आइलैंड पर पहुंच गए थे। हानली देखता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप था जो कि स्पिरिचुअल ऑरा को ब्लॉक करने का काम करता है, और इस फॉर्मेशन टाइप को डिंग ने भी पहचान लिया। तो जल्दी से अपने मिरर्स को समन करके वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, और उतने में वहाँ पर युआन याओ की एंट्री हो गई। यहाँ हमें युआन याओ का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जिसमें हानली उसके ओल्ड फॉर्म में था, यानी कि युआन याओ इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगी। तभी युआन याओ इन चारों से कहने लगी कि आप लोग बिना मुझे इन्फॉर्म किए यहाँ पर कैसे घुस गए? अगर आपको मेरे फॉर्मेशन से इंजुरीज होती तो मुझे बहुत बुरा लगता। तभी इनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाह, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसे देखकर ये बता सकता हूँ कि क्यों तुम्हारा यंग मास्टर इसके जाल में फंसा होगा। जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था, हाँ यार, वैसे तो मैं लड़कियां ज्यादा पसंद नहीं करता, मगर इस बंदी को रेजिस्ट करना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और उतने में युआन याओ ने एल्डर डिंग को ग्रीट करते ही उस पर अटैक कर दिया, मगर डिंग ने उसे समय रहते ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहने लगा कि तुम हमेशा ब्लैक फायर थंडर का ही यूज करती हो, क्या तुम्हारे पास कोई और नई मूव नहीं है? हालांकि युआन याओ इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पर एक स्मोक का ब्लास्ट करते हुए वो भाग निकली। जो देख डिंग के साथ जो दो बंदे थे वो भी उसके पीछे रवाना हो गए। तभी डिंग हानली से कहने लगा कि मेरे दोस्त, इस बंदी को कैप्चर करने में मेरी हेल्प करो, ये हमारे हाथ से बिल्कुल भी निकलनी नहीं चाहिए। मगर हानली देख पा रहा था कि युआन याओ ने वहाँ पर बहुत ही यूनिक सा फॉर्मेशन सेटअप किया है। वो सोचता है कि अगर स्पिरिचुअल मिल्क के साथ साथ ये फॉर्मेशन भी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और उतने में डिंग उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुम तो उस कमीनी लड़की को कैप्चर करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हो। देखो, अगर तुम मेरे साथ देते हो तो हमारा से एक मीडियम ग्रेड के 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स रिवॉर्ड के तौर पर ऑफर करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, हम तो तुम्हें ब्लैक फायर थंडर भी गिफ्ट कर सकते। तो हानली उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं बेवजह किसी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर इस बंदी ने सच में ही क्राइम किया है तो मैं जरूर से आपको सपोर्ट करूंगा। इसलिए अब मुझे बताएं, क्या वाकई इस बंदी ने सिर्फ चोरी करने के लिए आपके यंग मास्टर पर हमला किया था, या फिर कहानी कुछ और है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके यंग मास्टर ने उससे जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया होगा। वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाने का वादा करके उसका एज अ कल्टीवेशन वेसल यूज कर रहा होगा। तो इस लड़की ने खुद को डिफेंड करने के लिए आपके यंग मास्टर पर अटैक कर दिया। जिस पर एल्डर डिंग हंसते हुए कहने लगा कि अगर ये सच भी हो तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। वो लड़की एक अच्छे ओरिजिन से बिलोंग करती थी, मगर उसकी कल्टीवेशन लेवल उतनी हाई नहीं थी। तो अगर हमारे यंग मास्टर उसे एज अ कल्टीवेशन वेसल यूज भी करते
तो भी इस बंदी ने उसे अपना ऑनर समझकर कबूल करना चाहिए था, लेकिन इसके जैसी फालतू गुलाम बगावत पर उतर आई। इसलिए ऐसे गुलामों को खत्म करके हमारी ग्रेट फैमिली की शान बरकरार रखना जरूरी है। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद हानली कह रहा था, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके बदले में मुझे आपसे बस एक चीज की जरूरत है। जिस पर डिंग कह रहा था, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हानली सिर्फ उसके पास से ही गुजर गया। उसने इतने रैपिडली डिंग के गले पर वार किया था कि डिंग को कुछ भी समझ नहीं आया। हानली कह रहा था, मुझे तेरा सिर चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में डिंग की मुंडी समंदर में गिर चुकी है। वाकई ये सीन काफी ज्यादा कूल था। अब हानली उसकी स्टोरेज बैग कलेक्ट करके सीधे उस फॉर्मेशन में एंटर करता है। इधर वो दोनों कल्टीवेटर्स युआन याओ पर कई सारे हमले किए जा रहे थे, जिन्हें डॉज करते हुए वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये दोनों उसे कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर युआन याओ अपने हैमर की मदद से उन दोनों पर भारी पड़ गई थी। तब तक हानली भी वहाँ पर पहुँच गया। वो बंदे उससे कह रहे थे कि तुम तो एकदम सही टाइम पर आए हो, ये लड़की तो बिल्कुल हमारे हाथ नहीं लग रही। अब इसे कैप्चर करना तो दूर, हमें सीधे इसे खत्म करना होगा। जिसके बाद वो हानली से पूछते है कि बताओ एल्डर डिंग कहाँ पर है। वो तो तुम्हारे साथ ही थे ना। तो हानली उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें एल्डर डिंग से मिलना है। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में तुम उसके पास पहुँच जाओगे। और फिर हानली अपनी लाइटनिंग सोर्ड से उन पर अटैक करना शुरू कर चुका था, मगर वो लोग अपने मैजिकल ट्रेजर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगे, जो देखकर हानली अपने गोल्ड कंज्यूमिंग बक्स को उन पर रिलीज कर देता है। ये बक्स चाहे कितना भी पावरफुल ट्रेजर, आर्मर या फिर स्पिरिचुअल मैजिक ही क्यों ना हो, उसे आसानी से डिवाउर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन बक्स के पास शेप शिफ्टिंग करने की एबिलिटी थी, यानी कि खुद को बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन में भी बदल सकते हैं। तो अब थोड़ी देर में इन बक्स ने उन दोनों बंदों को पूरी तरह से चट कर लिया, और उतने में ही हानली को युआन याओ की आवाज आई। वो कह रही थी कि कई सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है, और ये बात माननी पड़ेगी कि तुम अपने इस ओल्डर फॉर्म में पहले से भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। जो सुनते ही हानली भी थोड़ा सा ब्लश करती हुई अपने गोल्ड कंज्यूमिंग बक्स को थैले में भर के रियल फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था, मिस याओ, आप भी पहले से काफी ज्यादा बोल्ड बन चुकी हो। मान लो अगर मैं इन लोगों का साथ देकर आपको किडनैप कर लेता तो आप क्या करती। जो सुनते ही युआन याओ शर्माते हुए हंसने लगी। वो कहती, हानली, अगर आप अपनी ट्रू एबिलिटीज को उसी वक्त शो कर देते तो शायद मैं भी फटाफट से सरेंडर कर देती। वैसे भी अगर आपने मेरा अपहरण किया भी होता तो मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि आप तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। उल्टा आपके हाथों किडनैप होकर तो मैं और ज्यादा सेफ रहती। खैर मजाक छोड़ो, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने इस बार भी मेरी जान बचा ली। जिस पर हानली कह रहा था, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। साथ ही मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इन कुछ सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। अगर आज मैं यहाँ पर नहीं भी होता तो भी तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाती। जिसके बाद युआन याओ ने हानली को अपनी केव में इनवाइट किया ताकि वो लोग इत्मीनान से बात कर पाए। युआन कह रही थी कि आपने तो इनर सी में काफी शोहरत कमाई है। वहाँ पर कहा जाता है कि वॉइड हेवन हॉल का सबसे पावरफुल ट्रेजर हानली नाम के कल्टीवेटर ने हासिल किया। अब मैं तुम्हारी जो पावर और कल्टीवेशन लेवल देख रही हूँ, इससे पता चलता कि तुमने उस वॉइड हेवन डिंग के अंदर मौजूद हेवनली रेमेडी पिल का यूज किया होगा। जिस पर हानली कहने लगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं उस वॉइड हेवन डिंग को अभी तक ओपन ही नहीं कर पाया तो पूरे सी ऑफ क्योटिक स्टार्स में कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, और यही सच्चाई है, मैं उस डिंग को ओपन नहीं कर सकता। जिस पर युआन याओ कहने लगी कि अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इसे मान लूंगी। हालांकि उसका रवैया देख हानली दिल में ही कहने लगा कि पता था तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं होगा। खैर अब अगर लोगों को यही लग रहा है कि मैंने हेवनली रेमेडी पिल कंज्यूम की थी तो उन्हें यही सोचने दो, एटलीस्ट उन्हें मुझसे पंगा लेने में थोड़ा सा डर लगेगा। और उसी वक्त हानली युआन को बता देता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। आई थिंक तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा सा 10,000 ईयर स्पिरिचुअल मिल्क बचा होगा, तो मैं हाई प्राइस पर खरीदना चाहूंगा। जो सुनते ही युआन याओ ने तुरंत ही उस स्पिरिचुअल मिल्क की बोतल उसकी तरफ पास कर दी। वो कह रही थी कि इसमें वो सारा लिक्विड मौजूद है, मैंने इसमें का एक ड्रॉप भी यूज नहीं किया था। ये स्पिरिचुअल लिक्विड चाहे कितना भी रेयर और स्पेशल क्यों ना हो, तुमने मेरे लिए जो किया है उसकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो हानली को अपनी चाय ऑफर करती है। हानली कह रहा था कि तुम्हारी केव तो काफी ज्यादा यूनिक तरीके से सजाई गई, साथ ही मुझे यहाँ लगा हुआ फॉर्मेशन भी पसंद आया। तो युआन याओ तुरंत ही एक मैनुअल हानली की तरफ पास करते हुए कहने लगी कि इसमें कई सारे स्पेशल फॉर्मेशंस की जानकारी है। जो देख हानली तो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। इस बुक में ब्लैक सन सेक्ट के कई सारे सीक्रेट फॉर्मेशन सेटअप कैसे किए जाए इसकी इन्फॉर्मेशन थी, और युआन याओ ने ये मैनुअल भी हानली को ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। लेकिन हानली इतना तो अच्छे से जानता है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो युआन से पूछता है कि बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जिस पर युआन कहने लगी कि तुम्हारी दिल
दिल में मेरे लिए काफी सारे सवाल होंगे कि आखिर ब्लैक सन सेक्ट मुझे हंट डाउन करने के लिए इतना बेताब क्यों है। जिस पर हानली कह रहा था, हाँ मैंने रूमर्स सुने थे कि तुमने ब्लैक सन सेक्ट के यंग मास्टर को घायल कर वहाँ से ढेर सारा ट्रेजर चुरा लिया और तुम्हारे हाथों इंजर्ड होकर वो बंदा मारा गया था। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये तो बस एक अधूरी कहानी है और अब तुम उसे पूरा करोगी। तो युवान याओ इमोशनल होकर कहने लगी कि इस कहानी को पूरा करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर दूसरों को नुकसान पहुँचाती है? जब हमारी प्राइम स्टार आइलैंड पर मुलाकात हुई थी तब मुझे किसी पावरफुल पर्सन की तलाश थी जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करे। जिस पर हानली कहने लगा कि पहली बार तो मैंने तुमसे ज्यादा बात भी नहीं की थी, मगर हाँ मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुम कोई बेशरम लड़की नहीं जो पावर्स की लालच में आकर किसी को खत्म कर दे। हानली की बातें सुनकर युवान याओ के दिल पर का बोझ थोड़ा सा उतर गया था। हानली कह रहा था कि इस दुनिया में तो पहले ही केओस मचा हुआ है और ऊपर से इमॉर्टल बनने की जर्नी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगी। स्पिरिचुअल रूट्स, इनेट टैलेंट, फैमिली बैकग्राउंड और रिसोर्सेज, ये सब एक इमॉर्टल बनने के लिए काफी ज्यादा मैटर करते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इन खूबियों के साथ पैदा होते, तो हमारे जैसे मामूली लोगों के लिए बचता है तो बस एक शॉर्टकट। और तुम्हें तो पता ही होगा कि शॉर्टकट वाला रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता, उस रास्ते पर चलने की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जिस पर युवान याओ कहने लगी, हाँ मैंने भी एक भारी कीमत चुकाई है, प्लीज मेरे साथ चले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो हानली उसे फॉलो करती हुई उसी केव में मौजूद एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच गया जहाँ पर सोल नर्चरिंग ट्री था। इसे देखकर तो हानली काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। युवान उसे बता रही थी कि इसी ट्री की तलाश में मैंने वॉइड हेवन हॉल जाने की रिस्क उठाई, जिसके बाद उस पेड़ में से एक सोल को बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ पर हमें युवान याओ के बैकग्राउंड के बारे में सारी जानकारी बताई गई। युवान कह रही थी कि मैं और मेरी सीनियर यानली हम दोनों भी अनाथ थे, हमने बचपन में ही अपने मास्टर को खो दिया। तो उसी दिन हमने फैसला लिया कि अब हम साथ में ही कल्टीवेट करेंगे, मगर हमारे पास ना ही कोई वेल्थ थी और ना ही सपोर्ट, जिसके चलते कल्टीवेशन की जर्नी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। मगर प्राइम स्टार आइलैंड पर हुए इंसिडेंट ने हमारी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। उस इंसिडेंट के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और फिर कई सालों बाद हमारी मुलाकात हुई। तब मुझे पता चला कि मेरी सीनियर यानली ब्लैक सन सेक्ट के यंग मास्टर की मिस्ट्रेस बन चुकी है। मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उस बंदे की मिस्ट्रेस ना होकर उसकी कल्टीवेशन वेसल है। वो बंदा अपनी डार्क आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए उनका यूज कर रहा था, जिसके चलते मैं उस बंदे को कन्फ्रंट करने चली गई। मैं इस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरी सीनियर के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहने लगा कि अगर मैं उसकी मिस्ट्रेस बन जाऊँ तो मेरी सीनियर को आजाद कर देगा। भले ही मेरी सीनियर ने इसके लिए मुझे मना किया, मगर मैं उन्हें बचाने के लिए डेस्परेट हो गई थी, इसलिए मैंने बेवकूफों जैसे उस बंदे के टर्म्स को अग्री कर लिया। फिर जब हम वहाँ से ब्लैक सन सेक्ट के लिए रवाना हुए तभी मेरी सीनियर ने मुझे बता दिया कि ये एक ट्रैप है। वो बंदा कई सारी लड़कियों को अपनी मिस्ट्रेस बनाने का झांसा देकर उनका एज ए कल्टीवेशन वेसल यूज कर रहा था। जितनी भी लड़कियां उसकी जाल में फंसी वो सब की सब बेमौत मारी गई। हमें पता था कि जैसे हम ब्लैक सन सेक्ट पहुँचेंगे ये बंदा हमें कैद कर देगा, फिर वहाँ से भागने का हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला। जैसे दूसरी लड़कियां मारी गई वैसे हमारा भी हशर हो जाता, इसलिए हमने उस कमीने के लिए एक जाल बिछाया। हमने उसकी ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया था और फिर उसने गुस्से में आकर हम पर अटैक कर दिया। लेकिन मेरी सीनियर यानली ने मुझे पीछे पुश करते हुए वो अटैक खुद पर ले लिया, जिसमें उनकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। भले उनकी मौत हो चुकी हो मगर उनकी स्पिरिट जिंदा थी, तो मैंने उसे जल्दी से प्रिजर्व कर लिया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया उनकी स्पिरिट धीरे धीरे वैनिश होने लगी। ये सब सुनने के बाद हानली कह रहा था कि शायद इसी वजह से तुम हेवन हॉल से सोल नर्चरिंग ट्री हासिल करने के लिए बेताब थी। युवान कह रही थी, हाँ इसी पेड़ के जरिए मैं कई सालों से उनकी स्पिरिट को नरिश करती आई हूँ और अब फाइनली मैं रिवाइवल आर्ट परफॉर्म करके उनकी फिजिकल बॉडी को दोबारा से रिफॉर्म कर पाऊंगी। ये सुनकर ही हानली काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि रिवाइवल आर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस फॉरबिडन आर्ट के जरिए स्पिरिट और बॉडी को दोबारा से रीइंकार्नेट किया जा सकता है। जिस पर युवान याओ कह रही थी, हाँ बिल्कुल मैं कई सालों से इसी के लिए प्रिपरेशन करती जा रही थी। अब मेरे पास वो सारी चीजें मौजूद है जिनका इस रिचुअल में यूज होगा। तो हानली उसे समझाने लगा कि ये एक फॉरबिडन आर्ट है, तुम्हारी फिलहाल के कल्टीवेशन लेवल के साथ अगर तुम इसे सक्सेसफुली पूरा करती भी हो तो भी तुम्हारी गोल्डन कोर ब्रेक होकर तुम वापस से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच जाओगी। इतना ही नहीं, इस रिचुअल से तुम्हारा ट्रू एसेंस भी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उस फाउंडेशन लेवल पर जाने के बाद तुम कभी दोबारा से कल्टीवेट ही ना कर पाओ। आई होप तुम्हें ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे। इधर युवान याओ यानली की स्पिरिट को दोबारा से उसी पेड़ में डालकर हानली
को बताने लगी कि हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस आर्ट को यूज करने के बाद मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, मगर आपने ही तो बोला था कि शॉर्टकट हमेशा एक भारी कीमत के साथ आता है। और हानली, मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मेरी सीनियर के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं, तो अगर उन्हें वापस लाने का एक हल्का सा भी चांस रहा तो मैं जरूर से वो रिस्क उठा लूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन कुछ ही सालों में मैं एक चीज तो अच्छे से समझ गई हूँ कि इस दुनिया में कल्टीवेशन और लाइफ से बढ़कर भी कुछ मौजूद है, जिसके लिए हम अपनी इमॉर्टैलिटी को भी दांव पर लगा सकते। उसकी बातें सुनते ही हानली को अपने मास्टर की याद आई। मास्टर लियू हुआ ने भी हानली से यही कहा था कि इस दुनिया में लाइफ और कल्टीवेशन ही सब कुछ नहीं होती। जब तुम मेरे जितने बड़े हो जाओगी तब शायद ये बातें तुम्हारे समझ आ जाएं। उस दिन मास्टर लियू हुआ ने भी इमॉर्टैलिटी के सपने को तोड़कर सीनियर रेडफिश पैट्रियार्क को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो अब हानली कहता है, युवान, अगर ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है तो ठीक है, मैं जरूर से तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा इसके बारे में मुझे जरा भी आइडिया नहीं। जिस पर युवान कहती कि जब मैं रिवाइवल आर्ट परफॉर्म करूंगी तब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी सीनियर को प्रोटेक्ट करो। तब तक सोल वीपिंग बीस्ट भी अपनी पुरानी मास्टर को देखने के लिए स्टोरेज बैग में से बाहर आ गया। वो तो इशारों में ही उसे अपनी याद दिला रहा था। तब तक हानली ने भी अपना फैसला कर लिया था। वो कहता है, मिस, अगर तुम अपनी कल्टीवेशन तक को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे सच बताओ तो मैं कभी किसी की तारीफें नहीं करता, लेकिन आज ये बात मुझे कबूल करनी पड़ेगी कि तुम अपने सीनियर से कितनी ज्यादा लॉयल हो। वैसे भी मैं हमेशा दूसरों के मसलों से दूर रहता हूँ, उनमें इंटरफेयर करना मुझे जरा भी पसंद नहीं, मगर इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो सुनते ही युवान काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो अब हानली की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूंगी, मगर हानली तो फटाफट से साइड में हट गया, मानो उससे डर के मारे भाग रहा हो। वो कहता है कि जब तक नेसेंट सोल की इवल्स वहाँ पर नहीं आती तब तक शायद मैं तुम दोनों को जिंदा रख पाऊंगा, क्योंकि नेसेंट सोल वाले बंदे के साथ फाइट करने की मेरे पास एबिलिटी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि उनसे हमारा पाला ही ना पड़े। चलो फिर तुम जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो। उतने में ही सोल वीपिंग बीस्ट युवान के गले लग गया था, तो वो उसका लाड़ करते हुए कहने लगी कि हानली, मुझे तो लगा था कि इस बार मैं अपनी बॉडी ऑफर करके तुम्हारा एहसान चुका दूंगी, मगर आज पता चल गया कि तुम तो एक परफेक्ट जेंटलमैन हो, इसलिए अब मैं भी जबरदस्ती तुम्हारे करीब आकर तुम्हें बिल्कुल एम्बेरस नहीं करूंगी। वैसे उस 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क और फॉर्मेशन मैनुअल के अलावा भी तुम्हें अगर कुछ और चाहिए तो बता देना। मेरे पास ब्लैक सन सिक का चुराया हुआ ढेर सारा ट्रेजर अभी भी पड़ा है। अब तो इस आर्ट को परफॉर्म करने के बाद मैं वापस से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर ड्रॉप हो जाऊंगी, इसलिए वो ट्रेजर मेरे किसी काम का नहीं रहने वाला, तो तुम उस मटेरियल को पूरी तरह से यूज कर सकते हो। जिस पर हानली कहने लगा, हाँ, मुझे एक स्पेशल चीज की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास कोई एसेंस मटेरियल होगा तो वो तुम मुझे दे सकती हो। दरअसल उसका यूज करके मैं इस सोल वीपिंग बीस्ट को नरिश करना चाहता हूँ। वेल, इसकी उम्मीद युवान ने बिल्कुल भी नहीं की थी। वो कहती, देखो तो जरा, आप दोबारा से इसी बंदर के लिए फिक्रमंद हो। शायद सीनियर हानली को जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत हुई है, और वो भी एक बंदर से। उसकी बातें सुनकर तो हानली भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगा, जिसके बाद हमें सीधे 2 दिन बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर युवान हानली को लेकर एक रिमोट आइलैंड पर पहुँच चुकी थी। वो उसे बताने लगी कि मैंने इस जगह के बारे में एक एंशिएंट रिकॉर्ड में पढ़ा था। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह एंशिएंट टाइम्स में एक बैटल फील्ड हुआ करती थी। इसे टूम्ब ऑफ डिमोनिक बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंशिएंट टाइम्स में लो लेवल के डिमोनिक बीस्ट अपने आखिरी पलों में यहाँ आया करते थे, ताकि वो सुकून से अपनी मौत को गले लगा पाए। ये जगह इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ पर ज्यादा लोग विजिट नहीं करते, तो अगर रिचुअल के दरमियान यहाँ पर गलती से कोई आ भी गया तो आप उन्हें यहाँ से भगा देना। दरअसल युवान ने इस जगह को रिवाइवल आर्ट को परफॉर्म करने के लिए क्यों चुना, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। ये जगह एक रिमोट लोकेशन तो थी, मगर ये काफी ज्यादा स्पेशल भी है। अब युवान तुरंत ही वहाँ मौजूद डायस में अपनी पावर्स ऐड करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद उसने सोल नर्चरिंग ट्री को भी बाहर निकाल लिया था। वो अपनी सीनियर से कह रही थी कि बस थोड़ी देर और फिर हम दोनों पहले जैसे एक साथ हो जाएंगे। ये सब देखकर हानली काफी ज्यादा शॉक था कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने चाहने वालों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। इधर युआनिया उसे बताती है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 दिनों का वक्त लगेगा, तो इन 3 दिनों तक मैं आपके भरोसे रहूंगी, प्लीज हमें प्रोटेक्ट करना।
जिस पर हानली कह रहा था कि शायद यहाँ पर तुमने बस एक ही फॉर्मेशन सेटअप किया है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल ऑरा कन्फाइनमेंट फॉर्मेशन काफी नहीं होगा। अगर मैं किसी के साथ फाइट करने में बिजी हो गया तो यहाँ पर एक और बैकअप फॉर्मेशन होना चाहिए। जिसके बाद वो अपने फ्लैग्स उस पूरी जगह पर सेटअप करते हुए इस पूरे आइलैंड को कवर कर लेता है। हर जगह पर उसने अपने फ्लैग सेटअप किए थे, साथ ही साथ वो अपनी पपेट्स की पूरी आर्मी को भी समन कर लेता है। ये सब देखकर तो युआन याओ के होश ही उड़ गए। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हानली ने अपनी सारी फोर्स तैनात कर दी थी। वो कहती, हानली मुझे नहीं पता कि अब मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी। जिस पर हानली कहने लगा, मिस याओ अभी भी देर नहीं हुई, अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकती हो। सच बताओ तो मैं अपनी दोस्त को यूं मरते हुए नहीं देखना चाहता। जिस पर युआन कहती कि मेरी लाइफ मेरे सीनियर का दिया हुआ गिफ्ट है, उन्हीं की वजह से मैंने कोर फॉर्म की और आज तक जिंदा बच पाई। इतना ही नहीं, उन्हीं की वजह से मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई, इसलिए अब मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं है। तो हानली भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे अप्रिशिएट करने लगा। वो समझ गया था कि वो युआन का माइंड चेंज नहीं कर सकता। तभी युआन उस सोल नर्चरिंग ट्री को एक्टिवेट करते हुए हानली से कहने लगी कि अब सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जिस पर हानली कह रहा था, प्लीज सेफ रहो, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। तुम अपनी सीनियर को रिवाइव करो और यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद युआन अपनी सीनियर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपना फोरहेड उसके माथे को टच कर रिवाइवल आर्ट को स्टार्ट कर देती है। वहीं पर हानली दूर बैठकर ये सब देख रहा था। वो कहता है कि आर्ट तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इससे रिलीज होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा है कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर किसी पावरफुल ट्रेजर ने जन्म लिया है। और इसी रोशनी को देखकर कई सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते। शायद इसी वजह से मिस याओ चाहती थी कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ। और थोड़ी देर में कुछ कल्टीवेटर्स वहाँ पर आ जाते हैं। हानली को उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, तो हानली उनसे कहने लगा कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मुझे तुम पर एक्शन लेनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो लोग भी हानली से माफी मांगकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। मगर कुछ लोग हानली की बातें सुनने से इनकार कर देते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि यहाँ पर कोई ट्रेजर अपीयर हुआ है। तो हानली ऐसे जिद्दी लोगों के लिए अपने गोल्ड बक्स का एक बड़ा सा हैंड यूज करके उन्हें थपड़े मारने लगा। वो सोचता है कि लोग तो तब तक लालच दिखा सकते हैं जब तक उनकी जान में जान हो। खैर आज तो ये पहला दिन है, लेकिन कल तक यहाँ पर और लोग आ सकते हैं। बस मैं दुआ करता हूँ कि नेसेंट सोल वाला कोई बंदा यहाँ ना आए। जिसके बाद हानली अपने गोल्ड बक्स का एक शानदार स्पीयर बनाकर उन लोगों का मुकाबला करने के लिए रेडी हो गया। अब दूसरे दिन हम वेन टियानरेन की कैरेज को देख पाते हैं, जो एक लड़की से कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आउटर सी में मैंने कई सारे लोग भेज दिए हैं। अगर उन्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में एक भी खबर मिली तो जरूर से उसे यहाँ पर लेके आएंगे। जिस पर वो लड़की कहने लगी कि आउटर सी में डिमोनिक बीस्ट का आतंक है, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त को बचाने के चक्कर में आपके लोग मारे जाएं। ये सुनते ही टियानरेन को गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा था, पता नहीं तुम हमेशा मुझे खुद से दूर क्यों करती रहती हो। अब तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो फिर तुम मुझे अपनाती क्यों नहीं? तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की या फिर अपने लिमिट को क्रॉस किया? नहीं ना। देखो मैं हमेशा तुम्हें एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट करता आया हूँ। अब तो तुमने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और रही बात प्यार की, तो आज नकल हो ही जाएगा। जिस पर वो लड़की कहती कि मैंने अभी तक मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला नहीं लिया और ना ही मैंने कल्टीवेशन में कुछ खास किया, तो फिर आप मेरी जैसी नाकारा पर्सन को अपने लायक कैसे समझ सकते हो? सच बताओ तो फिलहाल मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। अब उसकी बातें सुनकर वेन टियानरेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे पता था कि उसे रिजेक्शन मिला है, मगर रिजेक्शन की वजह ही कुछ ऐसी थी कि उस पर कोई जवाब नहीं दे पाया। और उतने में ही उसे रिवाइवल आर्ट की लाइट नजर आती है, जिसे देखते ही टियानरेन अमेज होकर कहने लगा कि ये तो रिवाइवल लाइट है और अब हमें उस लड़की का फेस भी दिखाया जाता है। वेल ये है मेलोडियस सेक्ट की लीडर जिलिंग, जो कई दिनों से लापता थी और अब हमें पता चलता है कि वो लापता क्यों थी। वो तो टियानरेन के कब्जे में है। जिलिंग उससे पूछने लगी कि क्या ये वही आर्ट है जिससे हम स्पिरिट का यूज कर बॉडी को रिफॉर्म कर सकते? उसकी बातें सुनते ही टियानरेन हंसने लगा। वो कहता है, चलो फाइनली कई सालों के बाद तुम्हें कोई चीज इंटरेस्टिंग लगी। वैसे ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, लगा नहीं था कि इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए वो शख्स इस लोकेशन को चुनेगा। जरूर से इस पर्सन ने कई सालों तक इसकी प्रिपरेशन की होगी। चलो ये भी सही है, इसकी मेहनत का मुझे भी फायदा होगा। जिस पर जिलिंग कहती, शायद आप भी इसी जगह की तलाश में थे। तो टियानरेन उसे बताता है कि मुझे एक्सट्रीमली डार्क लैंड की तलाश थी और ये जगह बिल्कुल वैसी लग रही, मगर उस लोकेशन को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करना होगा। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन की वजह से मुझे वो रिजल्ट मिल गया तो मेरी इतने सालों की मेहनत फुलफिल हो जाएगी। जिस पर जिलिंग कहती है कि आपके साथ इतने साल बिताने के बाद मैं कुछ बातें तो पता कर चुकी हूँ। आप जिस जगह को ढूंढना चाहते हो वहाँ 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये हेवनली विंड्स, दूसरी है घोस्टली फॉग और तीसरी है एक्सट्रीमली डार्क लैंड।
लैंड। यहाँ पर आप मेरी वांग फैमिली की ट्रू साउंड आर्ट का यूज करना चाहते हो ताकि मेरी आर्ट के जरिए आप इन तीनों चीजों को कंफर्म कर पाओ, और आपने इसी के लिए तो मुझे इतने साल अपने साथ रखा। तो टियानरेन जवाब देता है कि अगर वो जगह मुझे यहाँ मिल गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और मैं जानता हूँ कि तुम भी फ्री होना चाहती हो, तो क्यों ना हम इस पर्सन से मुलाकात करने जाए। इधर हानली अपने गोल्डन बक्स के स्पीयर से वहाँ घुसने वाले हर एक बंदे को वापस जाने के लिए बता रहा था, और जिसने भी उसकी बात नहीं मानी हानली का स्पीयर उसे खत्म कर देता। इस तरह से उसने कई सारी स्टोरेज बैग हासिल कर ली थी, और उतने में हानली काफी ज्यादा पैनिक हो गया क्योंकि यहाँ पर उसे वेन टियानरेन की कैरेज नजर आई थी। वेल, इस बंदे से डील करना मुश्किल होगा, ये बात हानली अच्छे से जानता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।